चलिए डियर ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने जो है इसके पूर्व में जो टॉपिक चालू किए हैं मध्य प्रदेश की अपवाह तंत्र, यानी मध्य प्रदेश में नदी अपवाह तंत्र, और जिसके संदर्भ में इससे पूर्व जो हमने टॉपिक पढ़ा था, भाई इसके पूर्व में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा आपको पता है, ज्ञात होगा कि नर्मदा नदी तंत्र पढ़े थे और मध्य प्रदेश की वह सबसे बड़ी नदी थी। उसके बाद में आज हम जो है चंबल नदी तंत्र के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश की द्वितीय सबसे बड़ी नदी है। भाई मध्य प्रदेश की द्वितीय सबसे बड़ी नदी है कौन सी नदी? चंबल नदी तंत्र। और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल लंबाई चंबल नदी की कितनी है, तो याद रखिएगा कि इसकी 1040 किलोमीटर, यानी कि 1040 किलोमीटर तो इसकी कुल लंबाई है। कौन सी नदी की कुल लंबाई पूछता है कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1040 किलोमीटर है। और यह मध्य प्रदेश में कुल कितनी बहती है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रों में जो है ये 900, ठीक है, 900 कितनी बहती है आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इसका कुल जो बहाव क्षेत्र है वो 965 किलोमीटर है। यानी मध्य प्रदेश में जो है एमपी में कुल कितनी बहती है, तो 965 किलोमीटर के क्षेत्र में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कुल इस नदी का जो है कुल कितना बहाव क्षेत्र है, तो 965 किलोमीटर है। अब आगे चर्चा करते हैं इस नदी को महाभारत काल में, कौन से काल में? इस नदी को महाभारत काल में राजा रतिदेव के द्वारा वर्णित किया गया था, ऐसा उल्लेख है, ठीक है। महाभारत काल में राजा रतिदेव के द्वारा इसे वर्णित किया गया था, ऐसा उल्लेख है। और इस नदी को प्राचीन काल में, इस नदी को महाभारत काल में, मैंने बताया महाभारत काल में राजा कौन से? रतिदेव, राजा रतिदेव के द्वारा इसे क्या किया गया था? उद्गमित किया गया था और वर्णित भी किया गया था। और इसका पुराणों में जो नाम मिलता है, पुराणों में चंबल नदी को चरमावती या धर्मावती, चंबल नदी को पुराणों में चरमावती या धर्मावती, एग्जाम में पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि चंबल नदी का पौराणिक नाम इनमें से कौन सा है, तो चंबल नदी का पौराणिक नाम है चरमावती या धर्मावती। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, बेटा इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, ये एग्जाम में पूछता है। तो एग्जाम में इस नदी का उद्गम अगर कभी पूछे तो याद रखिएगा इंदौर शहर, आप गए होंगे, तो इंदौर शहर के समीप में ही कुछ किलोमीटर की दूरी में इंदौर से महू नगर पड़ता है, यानी महू नामक एक ग्राम पड़ता है, जिसको वर्तमान में अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं। कौन से नगर के नाम से? महू का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, अब महू का वर्तमान नाम है अंबेडकर नगर। और महू के ही जानापाव की पहाड़ी से, महू के ही जानापाव की पहाड़ी से 854 मीटर की ऊंचाई से, 854 मीटर की ऊंचाई से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है, इसका उद्गम होता है। और इस नदी का जहां से उद्गम होता है उस मुख्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उस मुख्य क्षेत्र को जो है वांचू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, याद रहेगा। उसके बाद यह नदी इंदौर महू से होते हुए उज्जैन रतलाम से होते हुए ये मंदसौर में प्रवेश करती है, और मंदसौर से होते हुए ये जो है यहाँ पर जो है ये राजस्थान में आती है। तो राजस्थान के धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा होते हुए ये पुनः फिर भिंड में प्रवेश करती है, भिंड सोएपुर, मुरैना सोएपुर होते हुए भिंड होते हुए ये इटावा में प्रवेश करती है। क्योंकि इटावा कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। और उत्तर प्रदेश राज्य के ही आगे में यमुना नदी तंत्र बहती है, और यमुना नदी तंत्र में ये क्या कर देती है? अपना जल मिला देती है, ठीक है ना। यानी यह नदी का जो बहाव क्षेत्र है ये जो है पूर्व छोर से, यानी पूर्व दिशा से ये उत्तर की ओर इसका बहाव क्षेत्र है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, तो इस नदी की प्रमुख सहायक नदी आपको देख लीजिएगा क्षिप्रा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी इसकी सहायक नदी है। काली सिंध भी इसकी सहायक नदी है, सिंध भी इसकी सहायक नदी है, पार्वती इसकी सहायक नदी है, और बनास। ये प्रमुख जितनी भी जो सहायक नदियां हैं वो इसकी प्रमुख क्या है? अपनी इनकी चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद में एग्जाम में और भी सवाल आते हैं
कि चंबल नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थापित किए गए हैं। तो चंबल नदी के किनारे में, ठीक है ना, चंबल नदी के किनारे में जो है रतलाम, श्योपुर और मुरैना, रतलाम, श्योपुर और मुरैना, रतलाम, श्योपुर और मुरैना, ये 3 शहर जो है वो चंबल नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी के तट पर कौन कौन से शहर है? तो चंबल नदी के तट पर रतलाम, श्योपुर और मुरैना, ये तीनों जो है शहर इस नदी के तट पर स्थित हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो इस नदी के तट पर बहुत सारी जो है नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं। और नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत में बेटा इसमें मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के, ये जो मंदसौर जिला दिख रहा है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में यहाँ पर गांधी सागर बांध है। कौन सा सागर बांध है? गांधी सागर बांध है। और जब मंदसौर से ये नदी आगे बढ़ती है और राजस्थान में जब ये प्रवेश करती है तो माधवपुर कोटा के चित्तौड़गढ़ में ये चूलिया जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात बनाती है? चूलिया जलप्रपात बनाती है, जो कि 18 मीटर ऊंचा एकमात्र जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात कहाँ बनाती है ये? तो ये बनाएगी कहाँ पर? आपके चित्तौड़गढ़, कोटा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो इस नदी के तट पर जो है कई नदी घाटी परियोजना है। तो उनमें से जो है एक नदी घाटी परियोजना जो कि मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी, उसका नाम है बेटा गांधी सागर बांध। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध, जो कि कहाँ पर है? मंदसौर जिले में है। और इस परियोजना का जो शुभारंभ है 1854 में किया गया था और इसको कंप्लीट होते हुए सन 1960 में इसको क्या कर लिया? पूर्ण रूप से बना लिया गया। और इस बांध में कुल बिजली क्षमता जो है 115 मेगावाट है। कितनी मेगावाट है? 115 मेगावाट है इसकी कुल बिजली क्षमता। उसके बाद में यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की एकमात्र संयुक्त परियोजना होती है, ठीक है ना, संयुक्त परियोजना है। उसके आगे हम बात करते हैं कि राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहाँ पर आता है। तो याद रखिएगा कि राणा प्रताप सागर जो बांध है ये चित्तौड़गढ़ जो होता है, कोटा, तो कोटा में जो है राणा सागर प्रताप बांध है। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? तो याद रखिए ये राजस्थान में पड़ता है, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है ना, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ठीक है ना। और इस बांध की जो बिजली क्षमता है वो 172 मेगावाट है। 172 मेगावाट कौन से बांध की? राणा सागर बांध की बिजली परियोजना जो है कितनी है? तो 172 मेगावाट है और ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और राजस्थान का कौन सा जिला? तो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ में जो है राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। उसके बाद में आगे हम चलते हैं कि चंबल नदी तंत्र में क्या होता है कि यह नदी जो है बीहड़ों के लिए भी जानी जाती है। बीहड़ों का मतलब होता है कि इस नदी के तट पर जो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं मुरैना और भिंड, तो मुरैना भिंड में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है कि अवनाली का अपर्दन होता है। कौन सा अपर्दन? अवनाली का अपर्दन होता है। चूंकि क्या होता है कि जब यह नदी अपने प्रवाह मार्ग से बहती है, जब चंबल नदी अपने प्रवाह मार्ग से बहती है तो यह क्या करती है कि वृक्षों और मिट्टियों का कटाव करते हुए चलती है, जिससे क्या होता है कि उस क्षेत्र में खड्डरों का बनना प्रारंभ हो जाता है। और खड्डरों का बनना जब प्रारंभ हो जाता है तो उस क्षेत्र में क्या होता है कि भिंड मुरैना में आपको पता है कि सर्वाधिक डाकुओं का जमावड़ा रहता है, यानी डाकू इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। और डाकू लोग क्या करते हैं कि इस नदी में जो है अपने छुपने का स्थान ढूंढते हैं। चूंकि बीहड़ का क्षेत्र बन जाता है, वहां खंडर टाइप के बन जाते हैं, तो यहाँ पर डाकू लोगों को आसानी से जो है छुपने के लिए अपनी जगह मिल जाती है, ठीक है। इसलिए इसको जो है बीहड़ प्रभावित नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके आगे में यदि हम बात करते हैं तो चंबल नदी जो होती है, चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा को निर्धारित करती है, ठीक है ना। जनापाव जो आपने जो नोट किया था कि जनापाव से इसका उद्गम होता है, तो जनापाव में बेटा यहाँ परशुराम पीठ है। कौन सी राम है? परशुराम पीठ,
एग्जाम में पूछे कि परशुराम पीठ कहाँ पर स्थित है, तो जानापाव में जो है परशुराम पीठ स्थित है। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि चंबल नदी में कौन कौन से जिले आते हैं। तो चंबल नदी में जो है, चंबल में श्योपुर नहर से भिंड मुरैना मंदसौर, ठीक है ना, श्योपुर भिंड मुरैना मंदसौर से जो है क्या होती है कि बहुत बड़ी जो है मध्य प्रदेश के भूभाग में क्या होती है, सिंचाई परियोजनाएं होती है, जिससे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो जिले हैं चंबल, भिंड, मुरैना, श्योपुर और मंदसौर, इनसे जो भी नहर निकाली गई है, इस नदी से जो भी नहर निकाली गई है, तो उससे गांवों को क्या किया जाता है, सिंचाई परियोजना का लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसी नदी के तट पर मुरैना और भिंड जिले में एक अभयारण्य है। ठीक है ना, चंबल अभयारण्य, चंबल अभयारण्य है जिसको मेबांचल अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं। और मेबांचल अभयारण्य या चंबल अभयारण्य में, मेबांचल अभयारण्य या चंबल अभयारण्य में सर्वाधिक जो है, मेबांचल या चंबल अभयारण्य में, कितना नोट कर लिया, मेबांचल या चंबल अभयारण्य में, चंबल अभयारण्य में घड़ियाल और मगरमच्छ, घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किस क्षेत्र में किया जाता है या किस अभयारण्य में किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का चंबल अभयारण्य या मेबांचल अभयारण्य में घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर बेटा और भी जो है डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। किसका संरक्षण किया जाता है, इसी में डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। ठीक है ना, जो कि एक विलुप्त जो है, विलुप्त बोलना चाहिए कि डॉल्फिन जो विलुप्त होते जा रही है, तो इसका भी संरक्षण जो है चंबल अभयारण्य में जो है घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। और बेटे इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पहला जो बोलना चाहिए कि डॉल्फिन का संरक्षण, पहला देश का पहला जो है डॉल्फिन का संरक्षण जो है भिंड जिले में ही किया गया था। ठीक है ना, और यह नदी जो है मध्य प्रदेश, यह नदी मध्य प्रदेश, ठीक है ना, और राजस्थान, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों की क्या है, यह नदी तीनों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक है ना, और इस नदी पर मैंने बताया कि चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात आपको पता है कि चूलिया जलप्रपात है जो कि भसोड़गढ़ में आता है, कोटा में आता है भसोड़गढ़। तो चूलिया जलप्रपात एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात जो है 18 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है, 18 मीटर ऊंचा है, जो कि चित्तौड़गढ़ के भसोड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, तो इस नदी से सर्वाधिक बार सवाल पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि इसमें जो है कोई भी सवाल आपसे छूटे ना। ठीक, तो यह नदी हो गई आपकी चंबल नदी। एक बार पुनः मैं इस पर आपको रिवाइज करवा देता हूँ फास्ट रिवीजन के रूप में। इस नदी का उद्गम बिंदु कहाँ है, तो इस नदी का उद्गम जो है इंदौर के महू नामक की जानापहाव पहाड़ी के 854 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम होता है। जिस क्षेत्र से इसका उद्गम होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वांचू पॉइंट कहा जाता है। और इस नदी का बहाव क्षेत्र की से किधर की ओर होता है, तो यह नदी पूर्व से होते हुए इंदौर, रतलाम और मंदसौर जिले से प्रवाहित होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और धौलपुर, राजस्थान, माधवपुर, कोटा होते हुए ये श्योपुर में प्रवेश करती है। श्योपुर से ये होते हुए मुरैना में प्रवेश करती है, श्योपुर से होते हुए भिंड में प्रवेश करती है, भिंड से होते हुए मुरैना होते हुए सीधे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। जब उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करती तो इटावा जो यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है यूपी का, और इटावा से आगे बढ़ते हुए जो है यहाँ पर यूपी में ही जो है यमुना नदी तंत्र यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो यह नदी क्या होती है, चंबल नदी अपना जो जल है यमुना नदी में विसर्जित कर देती है, यानी मिला देती है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल
किस नदी को पुराणों में क्या कहा जाता था? तो चर्मावती या धर्मावती के नाम से जाना जाता था। चंबल नदी का कुल लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की कुल लंबाई आपको पता होना चाहिए कि कुल लंबाई इसकी जो है 10-40 किलोमीटर है, ठीक है ना। कुल लंबाई चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी 10-40 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई पड़ती है। मध्य प्रदेश में, एमपी में कुल कितनी बहती है? तो मध्य प्रदेश में यह बहती है 965 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? मध्य प्रदेश में इसका कुल बहाव है 965 किलोमीटर, ठीक है। यह नदी जो है सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करती है। अवनाली का अपरदन को ही जो है बेटा रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पीएससी और एक दिवसीय एग्जामों में कई बार पूछा जाता है। अवनाली का अपरदन बोला जाए या मिट्टी का कटाव बोला जाए या अवनाली का अपरदन या रेंगती हुई मृत्यु, तो ये जो सर्वाधिक है चंबल नदी में ही होता है, ठीक है। तो इस नदी से सर्वाधिक जो है सवाल बनते हैं, ठीक। और इस नदी पर याद रखिएगा कि बहुत सारे जो है नदी घाटी परियोजनाएं जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। सबसे पहला जो बांध बनाया गया था इंदिरा सागर बांध बनाया गया था, जो कि 1954 में बना और कंप्लीट कब हुआ? 1960 में, ठीक है ना। तो यह नदी चंबल नदी तंत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, नेक्स्ट नदी तंत्र की जो चर्चा हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। गुड डे।